Hello everyone, welcome to A Place Academia. This is Shweta. Hope you all are doing well. आज के इस वीडियो में हम राजनीतिक विज्ञान क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 संविधान निर्माण जो हम स्टडी कर रहे थे इसी सीरीज़ का पार्ट 2 डील करने वाले हैं। सो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि संविधान निर्माण कैसे हुआ था भारत में, भारत की पूरी स्टोरी स्टडी करेंगे। एंड गाइज प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी इजीली एक्सप्लेन्ड विथ यूनिक नोट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इस कंप्लीट वीडियो में हमें यही स्टडी करना है कि भारतीय संविधान कैसे बना था, इसका कंप्लीट सफ़र, कंप्लीट जर्नी किस तरह से रही है। बिकॉज लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि संविधान क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, इस क्वेश्चन से हम डील कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 4 से। सो संविधान कैसे बनाया जाता है इसी को समझने के लिए हमने 2 कंट्रीज़ के एग्जाम्पल लिए थे। एक थे दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के बारे में हम लास्ट वीडियो में स्टडी कर चुके हैं कि दक्षिण अफ्रीका में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या सिचुएशंस थी एंड हाउ डिड द पीपल टैकल दैम एंड उन्होंने फिर कैसे अपना संविधान फ्रेम किया। आज के इस वीडियो में हमें मेनली फुल्ली कॉन्सेंट्रेट करना है भारतीय संविधान पर, ठीक है, कि जब भारतीय संविधान बन रहा था तो उस टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, क्या क्या सिचुएशंस थी एंड ये संविधान कैसे तैयार हुआ, वो पूरी सीरीज़ क्या रही। तो इस वीडियो में हम वही देखेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, देश की परिस्थितियाँ। मीन्स जब भारत में संविधान बनाया जा रहा था तो उस समय हमारे देश में क्या परिस्थितियाँ चल रही थीं। सो उस टाइम की अगर हम बात करें तो हमारा पहला पॉइंट यही बनता है, भारत पाक विभाजन। ठीक है गाइज, हमारा जो संविधान है मेनली अगर हम बात करें ये कब बनना स्टार्ट हुआ या फिर कब कंप्लीट हुआ, सो उसकी एक बेसिक टाइमलाइन हो सकती है 1946 से लेकर 1949। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे सीरीज वाइज कि कहाँ से शुरुआत हुई थी और कहाँ पर ख़त्म हुआ था ये। तो मेनली आप कह सकते हो भी 1946 में शुरुआत हो चुकी थी संविधान निर्माण की और 1949 में ये काम पूरा हो चुका था। सो इन 3 सालों में जस्ट इमेजिन हमारे इंडिया में क्या क्या इवेंट्स हुए होंगे, है ना। एक इवेंट तो चल ही रहा था संविधान बनाने का, एक संविधान सभा थी जो पूरा फ्रेमवर्क तैयार कर रही थी। इसके साथ साथ और भी कई घटनाएं उस समय इंडिया में हो रही थी जिन्हें हमें अच्छे से समझना है। तो पहली प्रॉब्लम क्या थी, भारत पाक विभाजन। ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हो भारत को आज़ादी कब मिली थी, 15 अगस्त 1947 को। मीन्स 14 अगस्त के रात की 12 बजे ही 15 अगस्त लग गया था एंड उसी दिन मध्य रात्रि में ही क्या है हमको आज़ादी मिली थी। अब बात करते हैं कि जैसे ही 15 अगस्त को इंडिया आज़ाद हुआ था, फ्रीडम मिली थी हमें, उसी दिन ये ऐलान कर दिया गया था कि भारत पाकिस्तान का क्या होगा, विभाजन। विभाजन मतलब बंटवारा, डिवाइड। ओके, एंड क्योंकि आप सब जानते ही हो उस टाइम पे 2 पार्टियां थी इंडिया, मेनली मुस्लिम लीग और कांग्रेस। उन दोनों पार्टीज के बीच में आपसी मतभेद थे, लड़ाई झगड़े होते रहते थे और वो मतभेद पहले छोटे थे, फिर बाद में धीरे धीरे इतने ज़्यादा बढ़ गए कि बंटवारे करने की नौबत आन पड़ी एंड इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। तो इसीलिए भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। अब ये विभाजन हुआ किस बेसिस पे, तो वो भी हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, ये मैंने एक बेसिक सा इंडिया का डेमो मैप ड्रॉ किया है। सो इसमें विभाजन कैसे हुआ था उसको भी थोड़ा सा समझेंगे। इंडिया में कई ऐसे एरियाज थे जहाँ पर मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते थे। फॉर एग्जांपल इधर पंजाब वाले साइड में ज़्यादा मुस्लिम्स रहते थे, बंगाल में ज़्यादातर मुस्लिम्स थे और भी काफ़ी सारे इलाके थे जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा रहते थे। तो उन्हीं इलाकों को अलग करके पाकिस्तान बना दिया गया। ठीक है, ठीक है। सो ये 2 इलाके थे, मेनली रीजन्स कह सकते हो, जिन्हें बाद में आगे चल के पाकिस्तान कहा जाने लगा। अब ये तो था भाई 15 तारीख की बात। 15 तारीख को जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन पहुंची आम लोगों तक कि भाई भारत पाकिस्तान का विभाजन हो चुका है, काफ़ी सारे लोग जो थे जो इस एरिया में रहते थे लेकिन हिंदू थे, काफ़ी सारे लोग इंडिया के बाउंड्री में रहते थे लेकिन मुस्लिम थे। तो ऐसे में इन लोगों को क्या करनी पड़ी, शिफ्टिंग करनी पड़ी, यहाँ से यहाँ जाना पड़ा और यहाँ से यहाँ आना पड़ा। तो शिफ्टिंग को ही कहते हैं विभाजन की पूरी घटना। ठीक है, और ये पूरी घटना शुरू होती है 14 अगस्त 1947 से। ठीक है, मीन्स 14 अगस्त
14 नहीं 16 अगस्त 1947 से हम क्या देखते हैं कि पूरे देश भर में दंगे फसाद होने शुरू हो जाते हैं। हिंदू जो है मुस्लिमों को मार रहे हैं, मुस्लिम जो है हिंदुओं को मार रहे हैं। तो इस तरह की काफ़ी भयावह सिचुएशन ही आन पड़ी थी, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग एक साथ जो है शिफ्टिंग कर रहे थे, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहे थे, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहे थे। सो ये सिचुएशन उस टाइम पे इंडिया में काफ़ी हद तक फेस करनी पड़ी थी आम लोगों को, कि उनकी जो शिफ्टिंग थी वो प्रॉपरली नहीं हो पाई थी। और इसी मारकाट के चलते आप कह सकते हो लगभग 10 लाख लोग मारे गए थे सिर्फ शिफ्टिंग करते वक्त। तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी जो उस टाइम भारतीय नेताओं को फेस करनी पड़ रही थी, आम जनता को फेस करनी पड़ रही थी। तो जब संविधान बन रहा था तो उसके साथ साथ ये भी प्रॉब्लम साथ साथ चली जा रही थी। सेकेंड प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, दैट इज रियासतों का विलय। अब यहाँ पे सबसे पहले समझना होगा भी ये रियासतों का मतलब क्या होता है, विलय का मतलब क्या होता है। तो जब भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम पे भारत में 565 कितनी 565 छोटे छोटे राज्य बने हुए थे। हर एक हिस्से में अगर मैं मैप में आपको शो कर सकूं, कुछ बड़े थे और कुछ काफ़ी छोटे थे। तो इन छोटे बड़े राज्यों को मिलाकर बोलते हैं रियासत। ठीक है, रियासत को आप क्या कह सकते हो, छोटे बड़े राज्य थे उस टाइम पे इंडिया में, जिसे बोलते हैं रियासत। तो आप खुद आइडिया लगाओ, उस समय इंडिया जो है 565 रियासतों में बटा हुआ था। अब जब भारत आज़ाद हुआ तो इन सभी रियासतों के पास ना, इन सभी राज्यों के पास एक ऑप्शन आया कि भाई आपके ऊपर है ये कि आपका मन करे तो आप इंडिया में रह सको, या फिर आपका मन करता है तो आप अपना अलग कंट्री भी बना सकते हो। अब आप ही सोचो, इंडिया जो है आज इतना खूबसूरत बड़ा सुंदर सा देश लगता है, इसका मैप भी काफ़ी खूबसूरत है। आप खुद इमेजिन करो अगर इस मैप के मैं 565 टुकड़े कर दूं तो ये कैसा दिखेगा। तो यही सब सोचकर उस समय के नेताओं ने ये डिसाइड किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए हम भारत का 565 हिस्सों में विभाजन नहीं देख सकते। एक हिस्सा तो हमने देख लिया कि भाई चलो पाकिस्तान अलग हो गया, कोई और ऑप्शन नहीं था, लेकिन 565 हिस्से देखते हुए नहीं देख सकते। तो ऐसी सिचुएशन में इन सभी रियासतों का विलय करवाना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया था। विलय का मतलब क्या होता है, शामिल। विलय का मतलब होता है इन सबको शामिल करवाना इंडिया के अंदर। ठीक है, और ये काम किसने किया था, ये काम कई नेताओं ने मिलकर किया था, लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका रही थी सरदार पटेल जी की, जिन्हें हम सरदार वल्लभ भाई पटेल भी कहते हैं। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। एंड इस टॉपिक को आप क्लास 12th में काफ़ी डीपली डिस्कस करोगे। अभी सिर्फ बेसिक सा समझ लेते हैं कि सिचुएशन क्या थी। अब आप खुद आइडिया लगाओ, सरदार वल्लभ भाई पटेल और भी कई नेता हैं, इन्हें अलग अलग राजाओं से मीटिंग करनी है, उनको समझाना है कि भाई आप इंडिया में शामिल हो जाओ, है ना। तो ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ी चुनौती थी, एक चैलेंज था। सेकेंड मोस्ट प्रॉब्लम हुई। अब डिस्कस करते हैं अपनी थर्ड प्रॉब्लम। तो हमारी थर्ड प्रॉब्लम क्या है, भारत की सुरक्षा को खतरा। ये भी काफ़ी इजी है समझना। सिंस हमारा भारत जो है 1947 में अगस्त में अभी जस्ट आज़ाद ही हुआ था, तो कहीं ना कहीं नेताओं में ये टेंशन, ये फिक्र थी कि कहीं दोबारा से कोई दूसरी शक्ति आकर हमारे देश पे आक्रमण ना कर ले, कब्जा ना कर ले। इसलिए उन्हें अपने देश का संविधान बनाना काफ़ी इम्पॉर्टेंट वर्क लग रहा था कि भाई एक बार बस संविधान तैयार हो जाए, फिर हम अपनी कंट्री को लेकर सिक्योर हो सकते हैं, श्योर हो सकते हैं। ठीक है, सो ये 3 बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स थी जो उस समय इंडिया में चल रही थी, और भारतीय नेताओं को संविधान के साथ साथ इन प्रॉब्लम्स के साथ भी डील करना पड़ रहा था। पहली थी सबसे बड़ी घटना भारतीय पाकिस्तान विभाजन, सेकंड रियासतों का विलय, एंड थर्ड पॉइंट भारत की सुरक्षा को खतरा। नाउ अब बात करते हैं भाई इन सभी प्रॉब्लम्स के होते हुए हम सब जानते हैं हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स के साथ हम डील भी करते हैं और हमारा जो टारगेट होता है हम उसको भी अचीव करते हैं। एंड एग्जैक्टली जितने भी संविधान सभा के नेता थे उन्होंने भी ऐसा ही किया, और इन प्रॉब्लम्स के होते हुए भी हमारा संविधान तैयार किया। तो वही देखेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया की, इस पूरी जर्नी की शुरुआत कैसे और कहाँ से हुई थी। तो ऐसा माना जाता है कि संविधान सभा की भले ही प्रॉपर तरीके से प्लानिंग, फ्रेमवर्क, डिस्कशन जो है 1946 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन आज़ादी की लड़ाई के दौरान संविधान के मूल्यों की तैयारी कर ली गई थी। मीन्स आप जानते हो कि इंडिया में जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन चला था,
1857 में शुरू हुआ था और 1947 तक चला था। सो इन 90 सालों में हम क्या देख सकते हैं, ये जो आज़ादी की लड़ाई थी अलग अलग चरणों में चली, कभी रुकी, कभी बीच में थमी, लेकिन फिर शुरू हो गई। अनेकों नेताओं ने इसमें भी अपनी भूमिका निभाई थी। तो वो सभी नेताओं को पता था कि भाई जब भी हम आज़ाद होंगे तो हमें क्या चाहिए, समानता, स्वतंत्रता, चुनाव करने का अधिकार, ओके, आज़ादी चाहिए। सो ये सारे विचार जो थे उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिए थे कि जब भी हमारा संविधान तैयार होगा तो हम ये सारी वैल्यूज़, ये सारे मूल्य अपने संविधान में रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं और भी क्या इवेंट्स हुए थे। सो 1928 में क्या हुआ था, मोतीलाल नेहरू ने 8 नेताओं के साथ मिलकर संविधान का पहला दस्तावेज तैयार किया था। ठीक है, मीन्स 1946 में जो हमारा रियल संविधान तैयार हुआ था उसके काफ़ी समय पहले, यानी 1928 में 1928 में ही मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के पिता थे, उन्होंने 8 नेताओं के साथ मिलकर एक बेसिक सा डॉक्यूमेंट तैयार कर दिया था और उस डॉक्यूमेंट में बता दिया था कि भाई हमें ये रूल्स जो हैं अपने संविधान में भी लिख के लाने हैं। ओके, सो आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि काफ़ी टाइम पहले से ही इसकी प्लानिंग जो है चलनी स्टार्ट हो गई थी। सब कुछ एकदम से नहीं होता ना, तो इसके लिए भी काफ़ी समय पहले से ही प्लानिंग वगैरह जो थी स्टार्ट हो गई थी। अब बात करते हैं, ये तो हो गया भाई मोतीलाल नेहरू ने एक शुरुआत की थी, पहली बार बताया था कि भाई जो भी हमारा संविधान बनेगा उसके अंदर हम स्वतंत्रता, समानता, जो भी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हैं, ये सारे पॉइंट्स उसके अंदर हम रखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 1931 कराची में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान संविधान के मूल्य तैयार किए गए। ठीक है, मीन्स सबसे पहले तो मोतीलाल नेहरू ने एक बेसिक डॉक्यूमेंट सा लिख दिया था कि भाई ये बातें हमें संविधान में लिखनी हैं। उनके बाद 1931 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, अधिवेशन मतलब कॉन्फ्रेंस, एक मीटिंग हुई थी कराची में, और उस मीटिंग में कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता थे उन्होंने भी कुछ बेसिक मूल्य लिख लिए थे, जैसे समानता, स्वतंत्रता, ओके, अल्पसंख्यकों के अधिकार, गरीबों के अधिकार, ये सारे पॉइंट्स उन्होंने भी लिख कर रख लिए थे कि भाई जब भी संविधान हम प्रिपेयर करेंगे तो ये सारे मूल्य उसके अंदर ज़रूर इंक्लूड करेंगे। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। इस तरह से हम कह सकते हैं जो संविधान 1946 के एंड में बनना स्टार्ट हुआ था और 1949 में कंप्लीट हुआ था, उसकी शुरुआत काफ़ी सालों पहले से ही हो चुकी थी। 1928 से ही उसकी शुरुआत हो चुकी थी। तो हम कह सकते हैं कि संविधान का आगमन जो है 1928 से शुरू हो चुका था। मोतीलाल जी का दस्तावेज नंबर 1 सबसे पहले आया था, ओके, जिसने उन्होंने एक तरह से गाइड किया था कि संविधान में हम क्या क्या मूल्य रखेंगे। उसके बाद कांग्रेस का दस्तावेज आया 1931 में, उन्होंने भी काफ़ी गाइडेंस दी कि हम ये वैल्यूज़, ये टॉपिक्स उसके अंदर रखेंगे। इसके साथ साथ गांधी जी जो थे उन्होंने भी अपनी एक मैगज़ीन निकाली थी, यंग इंडिया। उस मैगज़ीन में भी उन्होंने बताया था, पत्रिका मतलब होता है मैगज़ीन, एंड मैगज़ीन में गांधी जी ने भी गाइड किया था कि हमारा जो संविधान है वो कैसा होना चाहिए, और गांधी जी खुद कैसे एक नए देश को, एक नए भारत को देखना चाहते थे। ये सारी बातें उन्होंने इस बुक में बताई थी, जो कि 1990 से लेकर 31 के बीच में पब्लिश हुई थी। सो हम कह सकते हैं कि 3 मेन स्टेप्स लिए गए थे और यहीं से संविधान का आगमन, इसकी शुरुआत हो चुकी थी। अब बात करते हैं भाई जो हमारा एक्चुअल संविधान तैयार किया गया था वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ था, फुल प्रूफ था। ओके, सो लास्ट वीडियो में मैं आपको बता ही चुकी हूँ संविधान बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, संविधान सभा की। तो वही देखेंगे संविधान सभा का मतलब क्या है और इसका क्या चुनाव कैसे किया गया था। चुने हुए जनप्रतिनिधियों की सभा जो संविधान बनाने का कार्य करती है संविधान सभा कहलाती है। मीन्स कई लोगों को चुनकर एक ग्रुप बना दिया जाता है, ठीक है, जिन्हें आगे चल के संविधान निर्माण का कार्य सौंपा जाता है, उस ग्रुप को बोलते हैं संविधान सभा। क्लियर हो गया पॉइंट। अब ऐसी ही एक सभा चुननी थी। उस टाइम पे आप जानते हो इंडिया में सिर्फ एक ही पार्टी थी, कांग्रेस। ओके, सो कांग्रेस में ही एक ही पार्टी थी, एक ही ऑप्शन था। सो कांग्रेस में भी काफ़ी सारे कार्यकर्ता थे। अब उन सभी कार्यकर्ताओं में से कुछ कार्यकर्ताओं को सिलेक्ट किया गया, संविधान सभा बनाई गई। और ये काम कब शुरू किया गया था, जुलाई 1946 में उनके चुनाव करा लिए गए थे। अब देखते हैं कौन कौन सदस्य बना था और टोटल कितने सदस्य थे।
तो कांग्रेस पार्टी के जितने भी टोटल कार्यकर्ता थे उन सभी में से 389 सदस्य चुने गए थे संविधान सभा के लिए। ठीक है, तो ये टोटल सदस्य थे। अब जब कोई भी ग्रुप बनता है तो उस ग्रुप का कोई ना कोई हेड, कोई ना कोई मुखिया होता है। तो संविधान सभा जो बनी थी जिसमें टोटल 389 सदस्य थे, उनके मुखिया थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनकी पिक्चर आप यहाँ देख भी सकते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, तो हम कह सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के क्या थे, मुखिया थे। अब जो हमारी संविधान सभा चुनी गई थी इसकी कुछ विशेषताएं भी थीं, और वो क्या थी कि जितने भी सदस्य थे वो विभिन्न धर्म मीन्स अलग अलग धर्म के थे। कोई हिंदू है, कोई सिख था, उनमें से कोई बंगाली था, अलग अलग धर्म के बिलोंग थे, अलग अलग जाति से वो लोग आए थे, अलग अलग समाज, विचारधारा, ये सभी उन सभी सदस्यों में डिफरेंट थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि संविधान सभा ऐसे लोगों से मिलकर बनी थी जो अलग अलग आइडियाज़, अलग अलग व्यू पॉइंट्स के थे। ठीक है, इसीलिए संविधान जो है इंडिया का इतना यूनिक बन पाया है, क्योंकि उन्हीं लोगों ने अपने डिफरेंट व्यूज़, आइडियोलॉजी सब कुछ उसमें पुट अप किया था। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से। अब बात करते हैं भाई, ये जो सभा थी इनकी अच्छी खासी मीटिंग्स वगैरह हो रही थी। देन सडनली क्या हुआ, इन सभा का विभाजन हो गया था। एंड ये विभाजन जो है ये काफ़ी शॉकिंग, काफ़ी सरप्राइजिंग था। ओके, एंड वो विभाजन आप जानते हो क्यों हुआ था। 1947 जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था तो इस सभा में 299 सदस्य थे जो कि क्या थे, भारतीय थे। ठीक है, एंड 19 सदस्य कौन से थे, मुस्लिम थे। ठीक है, इसी वजह से आगे चलकर जितने भी मुस्लिम लोग थे इसमें मैक्सिमम जो थे, सारे नहीं कहूँगी मैं, मैक्सिमम लोग जो थे वो पाकिस्तान का संविधान बनाने लगे थे। तो ये कहाँ का संविधान बना रहे थे, पाकिस्तान का, जबकि ये 299 लोग बचे बाद में। ठीक है, टोटल थे 389, जिसमें से जो है 299 भारतीय थे और वो एंड तक संविधान बनाने में जुटे रहे। 19 सदस्य जो थे अलग हो गए थे। ओके, एंड इन्होंने भारतीय संविधान तैयार किया था अपना, और इन 19 सदस्यों ने जाकर पाकिस्तान का संविधान तैयार किया था। ठीक है, अब बात करते हैं समय कि भाई हमारा जो संविधान तैयार हुआ था उसमें ओवरऑल कितना टाइम, कितना साल, कितने महीने लगे थे। सो ये जो काम है संविधान बनाने का 1946 में स्टार्ट हो चुका था। सबसे पहले जुलाई में चुनाव हुए, इलेक्शंस हुए, सदस्य चुने गए। देन अगस्त में सदस्यों को क्या हुआ था, बंटवारा हो गया था। एंड इसके बाद फाइनल काम जो है स्टार्ट हुआ था दिसंबर 1946 से। अलग अलग मीटिंग्स होने लगी थी, अन मीटिंग्स में ही डिस्कशंस, अलग अलग वैल्यूज़ पर डिबेट्स वगैरह होने लगी थी। और ये पूरा काम कब तक चला था, नवंबर 1949 तक। ओके, एंड अगर एग्जैक्टली नंबर से बताऊं तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे भारतीय संविधान बनने पे। ये इस पे भी एग्जाम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि भारतीय संविधान बनने में एक्चुअल कितना टाइम लगा था, तो आप ये डेटा वहाँ पे फिट कर सकते हो। नाउ अब बात करते हैं भाई किस दिन ये काम पूरा हुआ था, क्योंकि जब भी हम कोई असाइनमेंट डिसाइड करते हैं वो कभी ना कभी तो पूरा होता है ना, ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं पूरा ही नहीं होता है। तो एग्जैक्टली 26 नवंबर 1949 यहाँ पे 9 आएगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान का निर्माण कार्य पूरा हो गया था। ठीक है, तो ये डेट भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम्स में आती है, एमसीक्यूज वगैरह जैसे अक्टूबर में होने वाले हैं उसमें आते हैं तो आप पुटअप कर सकते हो। देन संविधान का निर्माण कार्य पूरा हुआ था, एंड जिस दिन निर्माण कार्य पूरा हुआ था सभी मेंबर्स ने उस डॉक्यूमेंट पे साइन भी किए थे, अपने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। ये पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से। अब देखते हैं भाई ये संविधान लागू कब किया गया था, मीन्स कब से इसको प्रैक्टिस में लाया गया था। सो ये डेट तो आई गेस सभी लोग जानते हैं, 26 जनवरी 1950। ये वो दिन था जिस दिन संविधान को लागू किया गया था। लागू करने का मतलब है कि संविधान को प्रयोग में लाया गया था, इसको यूज करना स्टार्ट किया गया था। ओके, अब इसको कैसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कई बार हम काफ़ी अलग अलग ड्रेसेस खरीद लेते हैं। सो जिस दिन खरीदते हैं क्या हम उसको उसी दिन पहन लेते हैं,
कई सिचुएशंस में हम पहले ही खरीद लेते हैं लेकिन पहनते बाद में हैं। एग्जैक्टली वैसे ही संविधान जो है 26 नवंबर 1949 में तैयार हो चुका था, लेकिन उसको कब प्रयोग में लाया गया था? 26 जनवरी से उसे फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था इंडिया ने। ओके, एंड इसी दिन को जो है गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे के नाम से आज भी हम सेलिब्रेट करते हैं। एंड इस दिन आप जानते हो काफ़ी लंबी परेड चलती है, अलग अलग झांकियाँ निकलती हैं अलग अलग राज्यों की। सो ये पूरा कंप्लीट फेस्टिवल आज भी सेलिब्रेट किया जाता है धूमधाम से। ये क्लियर हो गया? इस तरह से हमने देखा कि संविधान जो है इसका निर्माण सफ़र कैसा रहा, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी 1928 से, एंड चलते चलते आ गए हम 1950 पे। ओके, सो ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। अब संविधान, इस टॉपिक से जुड़े हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आते हैं कि प्रारूप कमेटी क्या होती है। सो इस टॉपिक को भी हमें समझना होगा। प्रारूप कमेटी, जिसे इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, इसका मीनिंग क्या है? 7 सदस्यीय कमेटी मीन्स प्रारूप कमेटी का मतलब था 7 मेंबर्स की बनी हुई एक कमेटी थी ये, जिसमें कितने लोग थे? 7 मेंबर्स थे। ओके, एंड इन सभी मेंबर्स के हेड कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनकी इमेज यहाँ पे आपको दिख रही है। अब इस कमेटी का क्या काम था और इन्होंने क्या रोल प्ले किया था अपना? तो इनका काम था संविधान का प्रारूप तैयार करना। ठीक है, मीन्स ये जो कमेटी थी, इन्हें काम सौंपा गया था कि एक तो हम संविधान की एक्चुअल वाली बुक तैयार कर रहे हैं, लेकिन आप उससे पहले एक बेसिक सी बुक तैयार करो। उसमें आप कौन सा रूल पहले लिखेंगे, कौन सा रूल बाद में लिखेंगे, वो पूरा स्ट्रक्चर उसका डिज़ाइन करो। ठीक है, इसी को बोलते हैं ड्राफ्ट तैयार करना। जैसे कई बार हमने ईमेल वगैरह में भी काम करते हैं कि ईमेल किसी को सेंड नहीं करते हैं, बस ड्राफ्ट तैयार करके रख लेते हैं। तो वैसे ही ड्राफ्ट तैयार करने का काम डॉक्टर अम्बेडकर एंड 6 मेंबर्स को दिया गया था। ओके, एंड इन लोगों की जो पहली बैठक है वो कब हुई थी? 30 अगस्त 1947 को। दिस डेट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कुछ फैक्ट्स हैं इस चैप्टर के जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं कि इनकी पहली मीटिंग कब हुई थी? 30 अगस्त 1947 से ही इन लोगों ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था। एंड स्पेशली डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करोगे एंड उसका एक बेसिक प्रारूप तैयार करोगे। तो इसीलिए इन्होंने काफ़ी सारे देशों के संविधान की डीप स्टडी की थी एंड हर एक देश के संविधान से जो जो इन्हें स्पेशल पॉइंट्स लगे, यूनिक पॉइंट्स लगे, वो उन्होंने अपना लिए थे। ये क्लियर हो गया? अब बात करते हैं भाई, इस क्वेश्चन को अलग अलग नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है। प्रारूप समिति, मसौदा समिति। ठीक है, कोई भी नाम अगर आपको दे दें तो आपको सेम टॉपिक डिस्क्राइब करना है कि ये 7 सदस्यों की कमेटी थी जिन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार करने में योगदान दिया था। ये क्लियर हो गया प्रारूप समिति क्या होती है? अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। सो गाइस, जैसे आप 4 पॉइंट देख ही रहे हैं, संविधान के मूल्य। सो हमें यही समझना है कि हमारे जितने भी संविधान के मूल्य थे वो क्या थे। मीन्स वो संविधान जिसे तैयार करने में इतने सारे मेंबर्स लगे हैं, इतना टाइम, इतने एफर्ट्स लगाए गए हैं, उस संविधान की क्या क्या विशेषताएं थी, उसमें क्या क्या मेन वैल्यूज रखी गई थी। सो ये समझने के लिए ना यूजुअली हम यूज़ करते हैं प्रस्तावना का। ठीक है, प्रस्तावना का मतलब होता है संविधान की बुक का पहला पेज। ठीक है, जैसे कि हर एक बुक हम जो भी स्टडी करते हैं, कोर्स बुक, सबका एक फ्रंट पेज होता है जिसमें बेसिक इंट्रो होता है कि इस कंप्लीट बुक में क्या होने वाला है। एग्जैक्टली वैसे ही संविधान का पहला पन्ना होता है जिसे बोलते हैं, देखना चाहते हैं। सो हियर इज द पिक। सो ये हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर के एंड में भी दिया हुआ है। इफ आई एम जूम दिस वन, सो इसे हम बोलते हैं प्रस्तावना। ये फ्रंट पेज कुछ इस तरह से विजिबल होता है। एंड अगर आपको हर एक बुक में ही मिल जाएगा पन्ना देखने के लिए, जिसे हम बोलते हैं उद्देशिका भी कहते हैं, प्रस्तावना भी कहते हैं। ठीक है, इस प्रस्तावना में कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिन्हें हाईलाइट किया गया है। इन्हीं पॉइंट्स को हमें समझना है क्योंकि इनके मीनिंग काफ़ी डिफरेंट हैं। पहला है प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता। ये सारे टर्म्स जो हैं हमें संविधान के बारे में बताती हैं। ओके, राष्ट्र की एकता, अखंडता, ये सारी टर्म्स हमें समझनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो हमारी पहली टर्म है प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, भारत एक प्रभुत्व संपन्न देश है। अब इसका मतलब क्या है? लोगों को अपने हर मामले में स्वयं फैसले लेने का अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति दबाव नहीं डाल सकती है। मीन्स भारतीय संविधान में ये कहा गया, ये मूल्य रखा गया कि भारत आज़ादी के बाद से कैसा देश होगा? प्रभुत्व संपन्न। मीन्स जो भी फैसले लिए जाएंगे वो भारत की सरकार जो है खुद ही फैसले लेगी। दूसरी कोई भी कंट्री जो है उन पे प्रेशर नहीं डाल सकती। फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर का विलय, आप जानते हैं भी हाल ही में जम्मू कश्मीर को भारत का एक हिस्सा बनाया गया है, भारत में शामिल कर लिया गया है और दोनों ही यूनियन टेरिटरीज बन चुकी हैं। अब बात करते हैं कि इस मुद्दे में क्या किसी दूसरी कंट्री ने कोई प्रेशर डाला था इंडिया पे? नहीं, सिर्फ पाकिस्तान ने थोड़ी सी नाराजगी जताई थी कि भाई ये हमारा है, ये वो। लेकिन भारत कैसा देश है? प्रभुत्व संपन्न। इसलिए ये फैसला कंप्लीटली भारतीय सरकार ने खुद ही लिया था। तो इससे भी आप ये पॉइंट समझ सकते हैं। अब बात करते हैं अपने सेकेंड पॉइंट की, दैट इज समाजवादी। अब समाजवादी नाम से क्लियर हो रहा है, समाज के बारे में सोचना। तो वो देश, वो व्यवस्था जिसमें सरकार समाज की भलाई के लिए काम करती है, उसे हम बोलते हैं समाजवादी। ओके, एंड इंडिया में आप ये हर वक्त, हर समय, हर सिचुएशन में ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ की जो सरकार होती है वो आम लोगों के लिए ही काम करती है। फॉर एग्जाम्पल अभी क्या चल रहा है? मुफ्त टीकाकरण का समय चल रहा है। ओके, कोविड से बचाव हेतु अलग अलग केंद्रों में, सरकारी स्कूलों में टीके लगवाए जा रहे हैं। एंड ये सरकार क्यों कर रही है? आम जनता के फायदे के लिए कर रही है। तो इससे भी हम समझ सकते हैं कि भारत कैसा देश है? समाजवादी देश है। ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। तो चलिए थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं अपना। सो हमारा थर्ड पॉइंट है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है? नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूर्ण स्वतंत्रता है। मीन्स भारतीय संविधान ने ये भी कहा कि भारतीय नागरिकों को कोई भी धर्म अपनाने की फुल फ्रीडम है, पूरी आज़ादी है कि आप अगर हिंदू हो, फॉर एग्जांपल मान के चलो आप हिंदू हो लेकिन आपको क्रिश्चियन धर्म ज़्यादा अच्छा लग रहा है या फिर सिख धर्म ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो आप सिंपली जाकर अपने आप को सिख बनवा लोगे। ठीक है, अपना धर्म सिख चुन लोगे। क्या कोई आपको आके रोकेगा? नहीं रोक सकता है। तो ये भी मूल्य संविधान में रखा गया था, इसे हम बोलते हैं पंथ निरपेक्ष। इसके साथ साथ सरकार सभी धर्मों को एक समान मानती है। सरकार, हमारा कानून, हमारे देश की कोर्ट जो है सभी धर्मों को एक जैसे ट्रीट करती है, किसी को ज़्यादा नहीं मानती और किसी को कम नहीं मानती है। तो इसी टर्म को बोलते हैं पंथ निरपेक्ष। ठीक है, अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लोकतंत्रात्मक। आप जानते ही हो भारत कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश है। ओके, सो लोकतांत्रिक या फिर लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या होता है? वह व्यवस्था जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। एग्जैक्टली, इस व्यवस्था को ही बोलते हैं लोकतंत्रात्मक। तो हमारा संविधान ये भी बताता है कि भारत कैसा देश है? लोकतंत्रात्मक देश है। यहाँ पर जितने भी लीडर्स होते हैं, हमारे राजनेता होते हैं, उन्हें आम लोग इलेक्शन से चुनते हैं। एंड यही सेम मीनिंग होता है हमारा गणराज्य का। कहीं भी आपको ये वर्ड देखने को मिले गणराज्य, जिसे रिपब्लिक भी कहते हैं, सो दोनों ही वर्ड का सेम मीनिंग है। वो व्यवस्था जिसमें शासकों का चुनाव आम जनता करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? सो नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता। आप जानते हो आज़ादी के बाद 1947 15 अगस्त के बाद पूरा भारत जो है आज़ाद हो गया था। लेकिन यहाँ पर आज़ादी का मतलब क्या है? नागरिकों को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने का अधिकार होना। ओके, मीन्स भारत के हर एक नागरिक को यह अधिकार है कि वो अपनी इच्छा से जो उसका मन करता है वो वाला काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का मन कर रहा है टीचर बनने का, कोई चाहता है डॉक्टर बनना, पुलिस ऑफिसर बनना, तो आपको क्या लगता है कोई आके रोक सकता है उन्हें? या फिर कोई आकर उन पर दबाव डाल सकता है कि नहीं आप यही बनो? नहीं ना। ये सारे फैसले क्या होते हैं? हमारे अपने होते हैं कि हमें कौन सी फील्ड में जाना है, हमें कौन सा ड्रीम अपना पूरा करना है। ओके, सो इसी को बोलते हैं स्वतंत्रता, फ्रीडम। हम आज कहीं भी आ जा सकते हैं, किसी भी स्टेट में जाकर जॉब कर सकते हैं, है ना। किसी भी मंदिर, टेम्पल, पब्लिक प्लेसेस, कहीं भी हम इजीली जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब क्या हैं? स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं। ओके, लेकिन ऐसा पहले नहीं था इंडिया में। अब बात करते हैं, सेकंड पॉइंट भी है इसका,
अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार है। देखो, पहला तो कि नागरिकों को ये भी अधिकार है कि वो अपनी इच्छा से कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई भी कार्य, कोई भी जॉब, कोई भी वर्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ अपने विचारों को व्यक्त भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई और वो पॉलिसी हमें नहीं अच्छी लग रही है, तो उसके खिलाफ हम विद्रोह भी कर सकते हैं, विरोध भी कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल, आजकल जो है कृषि आंदोलन चल रहा है, आपने देखा होगा। बॉर्डर्स पे, गाजी बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, इन सारे बॉर्डर्स पे जो हैं किसान, हरियाणा के किसान जो हैं बैठे हुए हैं। तो ये जो कृषि आंदोलन है, ये वो क्यों चला रहे हैं? क्योंकि सरकार ने अभी जो कृषि कानून पास किया था, उस कानून से उन्हें आपत्ति है, इसलिए वो चला रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये बताने के लिए कि हम सब क्या हैं, स्वतंत्र हैं। अगर हमें गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी पसंद नहीं आती है तो हम उसका विरोध भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक दायरे में, शांतिपूर्ण तरीके से। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दंगे फसाद भी करोगे, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब पहुंचते हैं अपने 7 पॉइंट पे। 7 पॉइंट है समता। समता का मतलब होता है समानता। दोनों ही टर्म्स का एक ही मीनिंग है। कानून की नजर में सभी एक समान है। मीन्स भारतीय संविधान ये भी हमें बताता है कि कानून की नज़र में, हमारी सरकार की नज़र में हर एक व्यक्ति, चाहे वो कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो, सारे के सारे एक समान है। किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग या रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। मीन्स संविधान बनने के बाद ही इसमें प्रावधान डाला गया, ये रूल डाला गया कि आज के बाद से कोई भी किसी भी इंसान के साथ भेदभाव नहीं करेगा धर्म के आधार पर, कि भाई एक हिंदू है तो हिंदू जो है मुस्लिम से भेदभाव करे, बिल्कुल नहीं। जाति मतलब अलग अलग कास्ट भी होती है, ऊंची जाति, नीची जाति, दलितों के बारे में आपने सुना होगा, तो उनके साथ भी कोई भेदभाव नहीं करेगा, ये भी प्रावधान किया गया। देन लिंग, लिंग मतलब लड़का या लड़की, उसके बेस पे भी कोई भेदभाव नहीं करेगा कि भाई लड़का है तो उससे ज़्यादा प्यार करें, लड़की है तो उसे नफरत करें, उस पर अत्याचार करें, ये भी नहीं होगा। एंड रंग, रंग तो आप जानते ही हो, गोरा या काला, है ना। सो हम कह सकते हैं कि ये उन्होंने कुछ पॉइंट्स डाले थे कि इन पॉइंट्स पे कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, आप इस पिक में देख सकते हो, ये पिक जो है सब कुछ क्लियरली बता रही है, गोरे काले सब एक साथ खड़े हैं एंड सब के सब जो हैं एकता को दिखा रहे हैं कि उनमें कितनी यूनिटी है। तो समानता का मतलब यही होता है कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। अब बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, जिसे बोलते हैं बंधुता। बंधुता का मतलब क्या है? सभी नागरिक एक परिवार की तरह मिलकर रहें, कोई किसी को कम न समझे। ओके, संविधान में काफ़ी सारे रूल्स ये भी बनाए गए हैं जो बंधुता को श्योर करते हैं कि इंडिया में जितने भी लोग रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी रंग के हों, वो एक दूसरे के साथ भेदभाव ना करें और मिलजुल कर एज अ फैमिली की तरह रहें यहाँ पर। और वो आप सोसाइटी में देख भी सकते हो। दिल्ली का एग्जाम्पल ले लो। दिल्ली एक ऐसा दिल्ली जो है हमारी देश की राजधानी है, ओके, और यहाँ पर अलग अलग धर्म, जाति के लोग मिल जाएंगे जो कि डिफरेंट फेस्टिवल्स मनाते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई मलयालम है, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है यहाँ पर। डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स आर देयर, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग जो हैं एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। ओके, पड़ोसी जो है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की हेल्प करता है। यहाँ नहीं, कहीं भी आप देख सकते हो पूरी इंडिया में। तो इसे हम क्या बोलते हैं? बंधुता, भाईचारा, यूनिटी। ये समझ में आ गया पॉइंट? तो ये कुछ 8 टर्म्स थी जो हमारे प्रस्तावना में लिखी हुई हैं और यही बताती हैं कि पूरा संविधान जो है उसके क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। अब बात करते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जिसे हमें समझना है। तो लास्ट टॉपिक है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन का मतलब क्या होता है? देखो, ये तो हमने स्टडी कर ही लिया कि हम भारत की संविधान जो है किस तरह से तैयार हुई, कंप्लीट जर्नी क्या थी, मेन नेता कौन से थे। देन हमने थर्ड पॉइंट क्या डिस्कस किया था? थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि जो संविधान तैयार हुआ है, संविधान की प्रारूप समिति क्या थी। देन हमने संविधान की विशेषताएं, उसकी स्पेशल वैल्यूज को समझा। एंड अब हमने देखना है संविधान संशोधन क्या होता है।
परिस्थितियों के अनुकूल संविधान के कानूनों में बदलाव करना ही संशोधन कहलाता है। ठीक है, ये तो आप जानते हो कि हमारा जो संविधान है 1950 से लागू हुआ था और 1950 से लेकर आज हम 2021 में चल रहे हैं। ओके, मीन्स कम्प्लीटली कितने साल हो गए? कम्प्लीटली हो गए हमारे 71 ईयर्स के अराउंड हो गए। सो इन 71 ईयर्स में आपको क्या लगता है, सिचुएशंस, इश्यूज चेंज हुए होंगे या नहीं हुए होंगे? डेफिनेटली काफ़ी कुछ बदल जाता है एक साल में, या तो मैं फिर भी 71 ईयर्स की बात कर रही हूँ। ओके, तो यही होता है कि हर एक देश में समय के साथ साथ सिचुएशंस के साथ साथ नए नए इश्यूज आते रहते हैं। ओके, क्योंकि जिस टाइम संविधान बन रहा था उस टाइम पे सिचुएशन अलग थी एंड बाद में सिचुएशन बदलती रही। तो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जब हम संविधान के कुछ रूल्स में चेंज कर देते हैं, कंप्लीट संविधान तो वही रहेगा लेकिन छोटे मोटे रूल्स चेंज कर देंगे, कुछ रूल ऐड कर देंगे, कुछ रूल हटा देंगे, उसी को बोलते हैं संशोधन, चेंजेस, अमेंडमेंट। ठीक है, दोबारा देखते हैं। परिस्थितियों के अनुकूल संविधान के कानूनों में बदलाव करना ही संशोधन कहलाता है। अभी क्वेश्चन आता है, भाई ये रूल कहाँ लिखा है बुक के अंदर? तो इसे संविधान के अनुच्छेद 368 में लिखा गया है। जैसे आप जानते हो संविधान में हर एक टॉपिक जो है अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, 14 अनुच्छेद करके लिखा हुआ है हर एक टॉपिक। तो ये अनुच्छेद 368 में इसको डिफाइन किया गया है, पूरा एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बनता है भाई कि ये संशोधन, ये चेंजेस का काम कौन करता है? तो संसद के दोनों सदन मिलकर संशोधन करते हैं। ये तो हम जानते हैं ना, भारत में संसदीय व्यवस्था है। 2 सदन है, उच्च सदन, निम्न सदन, लोकसभा, राज्यसभा, है ना। तो ये दोनों सभा जो होती हैं इनके सभी मेंबर्स जो हैं मिलकर संशोधन करते हैं। ओके, कोई रूल जो है संविधान में डालना है या हटाना है, वो सारा काम जो है वोटिंग सिस्टम पे होता है। जितने वोट आएंगे उसके अकॉर्डिंग ही ये लोग वर्क करते हैं। अब बात करते हैं भाई आज तक कितनी बार चेंजेस हो चुके हैं, भारतीय संविधान में संशोधन हो चुका है? तो वो है 105 बार। कई जगह डेटा 108 बार भी लिखा हुआ है, लेकिन एक बेसिक आइडिया लेके चलते हैं कि 100 से भी ऊपर जो है संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, सो ये था हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक। Guys, if you really like the video, then please hit that like button and subscribe to our channel, and please try to share our channel to most of the students for their own good. Thank you.